डॉक्टर अखलाक उस्मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और एक नई सुबह हम देखेंगे। शायद इस सुबह के बाद जब नई सुबह कल होगी तो इंशाअल्लाह ताला एक नई सुबह हम देखेंगे। अखलाक उस्मानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेसिकली एक जर्नलिस्ट टर्न एकेडमिशियन हूँ और मैंने एक्चुअली जो जितना काम किया लाइफ में वो इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा किया है और अपनी जो भी 3 डिकेड्स की जर्नी है करीब 30 सालों की लगभग, उसमें मैंने ये महसूस किया कि इंसान की जो सबसे बड़ी खोज है वो कम्युनिकेशन है। जब एक इंसान नमाज के लिए नियत करता है तो वो अल्लाह से गुफ्तगू चाहता है और ये कम्युनिकेशन है। दुनिया की जितनी अदालतों में लोग तलाक़ों के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें शिकवा चाहे जो लिखा हो उसका मगज़ ये होता है कि मेरा शौहर मुझसे, या शौहर भी कहता है मेरी बीवी मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती है, सलूक नहीं करते। उसके ब्रैकेट में हम जैसे एकेडमिशियन लिख देते हैं मिस कम्युनिकेशन। जब कोई औलाद अपने बाप की शिकायत करती है हमारे साथ सलूक बेहतर नहीं था, या एक माँ बाप भी कहते हैं कि हमारी औलाद ने हमको अच्छे से नहीं रखा या हमें घरों से निकाल दिया, तो असल में वो कम्युनिकेशन कट करना चाहते हैं। आपको दुनिया की बहरहाल हर एक प्रॉब्लम और उसके हल में कम्युनिकेशन नजर आएगा। इसलिए जो सबसे बड़ी कमी ASDC ने पूरी की है वो कम्युनिकेशन की है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ASDC ने मेरे दिल की जो अगली बात की है वो ये कि बहुत जल्दी लैंग्वेज कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। ये जितनी बातचीत अभी आपने यहाँ पर अभी देखी, जितने बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया, मोर ओवर आपने महसूस किया होगा कि जो बच्चे स्टेम के हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के, आपको ऐसा लगा होगा दुनिया अब यही काबू करेंगे, ये लोग चलाएंगे। लेकिन एक ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं उन सभी आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ये फिर भी नौकरी हमारी ही करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम जानते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इस वक्त दुनिया को जो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग चाहिए वो रिसर्च में चाहिए। सोशोलॉजी हर समाज की बिखर रही है और बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मेरी आज की गुफ्तगू के 3 हिस्से हैं। पहला ये कि जिन भी बच्चों को ASDC ने अभी आपके सामने पेश किया, उन सभी बच्चों के साथ इस टीम को जो सबसे ज़्यादा परेशानी आई वो ये कि उन्हें रिक्रिस्टन करना पड़ रहा है। यानी इन्हें माल जिस आधार पे, जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें कि जो कच्चा माल मिल रहा है वो बहुत खराब आ रहा है, माफ करना है, सॉरी, लेकिन खराब से मेरी मुराद ये है कि उसको फिनिश करके अगर थोड़ा सा भी इनको दे देते तो ये इस टैलेंट को शायद और कहीं पहुंचा देते। लेकिन होता क्या है कि पेरेंटिंग साइड के बहुत सारे ऐप को सुधारने में ऐसे इंस्टीट्यूट का अगर वक्त ज़ाया हुआ तो आप समझिए कि जो मेरी 3rd स्लाइड में आप चीज़ें देखेंगे वहाँ तक हमारे बच्चे कब पहुँचेंगे। सो फर्स्ट सेशन में, पहले सत्र में या पहले प्रभाग में मैं अपनी जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कि पेरेंटिंग के अभी क्या आपके सामने दुश्वारियाँ हैं भारतीय, ख़ासतौर से मुस्लिम परिवारों के सामने। सेकंड में मैंने ये कोशिश की आपको बताने की कि जब आप बच्चे का करियर का चुनाव करें उसमें आपको कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरा मेरा जो कहने का मतलब है वो ASDC के आज के प्रोग्राम और मेरी गुफ्तगू का जहाँ जाके मिलान होगा 3rd स्लाइड में, वो ये है कि बच्चे अब वो चाहिए जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर है। डिग्री वाला बच्चा नहीं चाहिए। और ये बात आपको तीसरे में समझ में आएगी। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके आता हूँ। चलाओ भाई जी। या मुझसे जो छोटे, जिन्होंने एक नए जीव को इस धरती पे पैदा किया है, उन सब लोगों से ये जितनी प्रॉब्लम आप, ये जो बच्चे यहाँ पे नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ फंसी हुई है। एक स्कूल के प्रोग्राम में जब बच्चे
स्टेज पे आते हैं तो जो बच्चे नीचे रह जाते हैं उनको आमतौर पर इस बात का, उनके वालिदैन को इस बात का गिला होता है या मलाल होता है कि हमारा बच्चा वहां पे क्यों नहीं है। उन सभी माँ बाप से जो बात मैंने स्कूल के प्रोग्राम्स में कही वो आपको कह देता हूं कि भाई स्कूल के पास में वो बच्चा 6 घंटे रहता है और करीब 6 घंटे 24 घंटे का 25% होता है। फिर 12 महीने में तकरीबन उसकी जो स्कूल लगी वो 7.5 महीने की लगी। तो 365 डेज के टोटल आवर्स का जिस स्कूल ने 12-13% कंज्यूम किया, उससे तो आप इतनी शिकायत कर रहे हो। और जो वो 87, 89, 90% टाइम पे आपके पास है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी वालिदैन, यानी माँ बाप, यानी परिवार की। सो असल बच्चा तो जो नर्चर होके जाता है वो तो फैमिली से जाता है ना। सो पेरेंटिंग की आज की जो आपकी समस्याएं हैं वो क्या है? लाइफ स्किल्स हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। अभी पैम्परिंग का दौर चल रहा है बहुत ज्यादा, और उसमें क्या है, मैं आपको बहुत जल्दी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। आप किसी भी हिंदुस्तानी घर में चले जाइए, लड़के को खाना बनाना नहीं आता। कोई 20 साल का लड़का हिंदुस्तान का जो उर्दू और हिंदी बोलता है, लाखों में कोई एक बच्चा ऐसा मिलेगा जिसे चावल उबालने आते हैं। जो चीज उसकी जिंदगी बचा सकती है उसे वो काम नहीं आता। इसका उल्टा कीजिए आप, इसी तरीके से अगर आप 10,000 लड़कियों में सर्वे करेंगे तो करीब 9,900 लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती। सो जो हमारा पेरेंटिंग का जो पैटर्न है वो इतना खराब है कि जिसमें हमने जेंडर स्पेसिफिक लेबर को बांटा है। इसीलिए हमारा कोई भी बच्चा जो मर्द है वो ये उम्मीद करता है कि उसकी छोटी बहन जब तक घर स्कूल से वापस नहीं आएगी, अगर माँ कहीं बिजी है या नानी के कहीं भी है तो उसको खाना वहां से मिलेगा। बहुत बारीक बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये लाइफ स्किल्स है। पेरेंटिंग के उसूल में आपको ये बात बदलनी पड़ेगी। जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे बच्चे महसूस कर रहे हैं वो क्या है कि एकेडमिक का उनके ऊपर प्रेशर है और कंपटीशन में हम उनके सामने वो बातें कर रहे हैं जिसको हम खुद डिलीवर नहीं कर सकते। और एकेडमिक प्रेशर किस चीज का है? तुम्हारे मार्क्स कम आए, तुम्हारी सीजीपीए कम है, तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हारी टीचर शिकायत कर रही थी। इसको अगर आप बदल सकते हैं तो बदलने की इसलिए कोशिश कीजिए क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करता है और बच्चों को, मैं ये तो नहीं कहता कि सुसाइड की तरफ, लेकिन सुसाइडल थॉट की तरफ ले जाता है और वो बहुत डेंजरस होता है, जिसमें चाहे वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं लेकिन वो ऐसा सोचते जरूर हैं कि काश मैं इस परिवार में पैदा नहीं होता। तो आप देना चाह रहे थे तरक्की और आपने उसका नुकसान कर दिया। तरक्की उसे मिले ना मिले लेकिन वो आपसे दूर जरूर हो जाएगा। एक और चैलेंज है वो क्या? इन सब की वजह से उसको मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है, उसमें एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन आ रहा है और स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ को लेकर वो बहुत परेशान है। ये लीड करता है, ले जाता है उसे ऐसे दोस्तों के पास जो उसी की उम्र के हैं, जिनका एक्सपोजर उतना ही है जितना उसका है। वो उसे गलत रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो नशे का हो, चाहे भाग जाने का हो, चाहे सुसाइडल हो, और आखिर में एक परिवार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको समझने की जरूरत है सर। एएसडीसी के पास तो बच्चा तब आया ना अब जब इन्होंने रीच आउट किया है सोसाइटी को। सोसाइटी ने इनको रीच आउट थोड़ी ना किया है। ये तो अपना अखलाकी फर्ज पूरा कर रहे हैं जिसमें सरकार की हदीस का मफहूम है कि जिसकी एक सुबह ऐसे हो जिसको मेरी उम्मत की फिक्र ना हो, हम में से नहीं। तो रीच आउट कैसे कर रहे हैं आप? हम बच्चे के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे पास में हम उसके लिए मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उसको रिलीज करना तो बहुत दूर की बात है। करियर कंफ्यूजन उस बच्चे को, तो वो माँ बाप से फिर चाहता क्या है? वो चाहता है कि ठीक है जी, आप में से कहते हो कि पढ़ाई कर ले बेटा जी, तो कब पढ़ाई कर ले तो क्या पढ़ाई कर ले, और कर लूंगा तो क्या हो जाएगा इससे? आज की मॉडर्न पेरेंटिंग का सारा फोकस इस बात पे है कि वो स्कूल करिकुलम उसे पूरा याद हो जाना चाहिए। कर लिया उसने याद, अब क्या होगा? जयपुर की एक स्कूल में मैं गया और वहां कॉमर्स के बच्चों से लड़कियां थी, वहां मैंने उनसे पूछा कि तुम में से टॉपर कौन है? एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, सर मेरे 97% मार्क्स है राजस्थान शिक्षा बोर्ड से। मैंने कहा कॉमर्स में तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई हो? बोले यस सर। आगे क्या करोगी? बोले सर मैं सीए फाउंडेशन दूंगी। मैंने कहा ये एग्जाम की तैयारी है? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों?
बोले मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। सो आपके स्कूल करिकुलम ने तो उसकी लाइफ बनाई कहां, वो तो फंस गई। मैंने कहा आपने जब अभी नाम सुना है सीए फाउंडेशन का, तो आप ये बताइए मुझे कि फिर ये एग्जाम की तैयारी कब करेंगी? बोले सर मेरी मजबूरी है, मैं बीकॉम में एडमिशन लूंगी और साइमल्टेनियसली इसकी तैयारी करूंगी। मैंने कहा वो बच्चियां जो 9th क्लास से तैयारी कर रही थी, बोले उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझसे आगे चली जाएंगी। मैं टॉपरों के पीछे हूं, और जिसके 60% मार्क्स आए और जो 4 साल से कोचिंग ले रही वो चली जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ये करियर कंफ्यूजन उस बच्चे को नहीं है, माँ बाप को है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। स्मार्ट पेरेंटिंग का उसूल क्या है वो आपको मेरी नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। वो ये कि बच्चा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, लीडर आप हैं। आपको उसके साथ बैठ के बेटर कम्युनिकेशन के साथ में ये चीज निकालनी है कि मेरे बच्चे की लाइफ कैसे बन सकती है, इसमें ऐसा क्या पोटेंशियल है। जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, उस उम्मत का कोई उम्मती 2nd ग्रेड हो सकता है, चालू माल हो सकता है? मैं तो नहीं मानता ये। इसका मतलब क्या है? जयपुरी भाषा में मैं आपको बताता हूं, ये जब मुट्ठी में आप नगीना पहनते हैं, हीरा डायमंड पहनते हैं, ये इससे पहले पत्थर की शक्ल में होता है। इसे बड़ी खोज के निकाला जाता है, और वो इतनी शक्ल में इतना बुरा होता है कि आप उसे देखना भी नहीं चाहते। उसे खड़ कहते हैं राजस्थानी हिंदी भाषा में। खड़ का मतलब हो गया एक ऐसा पत्थर जो तराशा नहीं गया है, और जब उसे किसी एक्सपर्ट को दिखाया जाता है तो उसका मोल लगाता है। फिर उसके बाद में उसे एक ऐसे एक्सपर्ट के पास दिखाया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पत्थर का इस्तेमाल हो सके, यानी बर्बाद कम से कम हो, और फिर उसमें से वो एक नायाब नगीना तराश के आपको दे देता है, और फिर उसकी कीमत जो भी बाजार तय करता है। आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि आपका बच्चा वो नायाब नगीना नहीं है? हाँ, उस निगाह का जरूर फर्क है जो उसे खड़ से नगीने में ना बदल सके। ये करियर कंफ्यूजन उस बच्चे को है ही नहीं, जयपुर की उस बच्ची की तरह जिसने मुझसे कहा सर मेरे 97% है, मुझे किसी ने नहीं बताया सीए कैसे बनते हैं। 12th की मार्कशीट जिसके हाथ में है वो बेवजह बीकॉम करेगी। पीयर प्रेशर जो बच्चों के ऊपर आ रहा है, हम उसको भी समझना नहीं चाहते। पीयर प्रेशर का मतलब हो गया उस बच्चे के साथ वाले जो बच्चे हैं उनका जो प्रेशर बच्चे पे आ रहा है, वो स्कूल भी क्रिएट कर रही है, पड़ोसी और रिश्तेदार भी क्रिएट कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हैं। खाला का लड़का यहाँ पहुंच गया, मामू का बच्चा यहाँ है, तेरी क्लास में दीपक पढ़ता है, उसके तो ये ग्रेड्स हैं, उसके ये। जैसा मैंने कहा, उसे क्यों महसूस कराते हो कि उस घर में पैदा होकर फंस गया हो? हर बच्चे को सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नायाब पैदा किया। स्मार्ट पेरेंटिंग का दोष क्या है? वो जल्दी से बरी होना चाहती है, जल्दी से बरी होना। उसको क्या मतलब है? मुझे जल्दी से बताओ मेरे बच्चे में क्या कमी है, क्या खूबी, क्योंकि मुझे इसके बाद गेम खेलना है, फेसबुक चेक करनी है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है। और उसका एक ही पैमाना उसके पास में है, वो क्या? वो ग्रेड्स में उसको कैलकुलेट करना चाहता है। अरे ग्रेड्स अपने आप में इतना फॉल्टी सिस्टम है। इसलिए पीयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप जो सबसे खराब बात उसके सामने रखते हैं वो है उसके साथ वाले हम उम्र किसी बच्चे के साथ उसकी तुलना करना। ये कहलाता है साइकोलॉजी में पीयर प्रेशर। और आपकी दिक्कत जो आती है उसमें क्या है? मोबाइल से देख लो क्या, प्रेजेंटेशन डाउन हो गया। कौन है कंप्यूटर? ये पीछे वाले में, ये पीछे वाले में। ये तो पेरेंटिंग की कुछ समझ में नहीं आता तो वो माँ बाप की नकल करता है। और माँ बाप अभी क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा माँ भी शामिल है इसमें, उनका सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल फोन के साथ जा रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि उनको लाइफ में जो करना था नहीं करना था, जो मिलना था नहीं मिलना था, सब हमारे अब ठीक है जैसा हमारी लाइफ है। तो सबसे ज्यादा स्पेंड टाइम हम जैसे उम्र के लोगों की बता रहा हूँ मैं बात, उनका स्पेंड टाइम स्क्रीन के पास है। वो चाहे मोबाइल के रूप में हो, चाहे टेलीविजन पे हो या इंटरनेट के ऊपर, चाहे वो न्यूज ही देख रहे हो, उनका स्पेंड टाइम मैक्सिमम गोज विद स्क्रीन। तो बच्चा आपकी नकल कर रहा है और इसने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दिया है। उसे अपना डोपामिन रिलीज करने की इतनी आदत पड़ गई है। भाई एक खाने में आप कितनी बार मिठाई खा सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे जिस्म में 4 ऐसे हार्मोन रखे हैं जो हमें खुशी देते हैं, उसमें से एक है डोपामिन। हम जब कोई एक अलग सी वीडियो देखते हैं, कोई अलग सा सिनेमा देखते हैं, कोई प्रोग्राम या म्यूजिक सुनते हैं, वो डोपामिन रिलीज होता है। इसकी मिसाल मैं मिठाई से देता हूं। एक थाली में 24 घंटे में कितनी मिठाई खा लोगे? अब मुश्किल ये हो गई कि हम सुबह मिठाई खाना शुरू करते हैं, रात तक बच्चा भी वो कर रहा है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से हो क्या रहा है
वो अपनी ओरिजिनल पढ़ाई भी भूल रहा है। आपके साथ चूंकि उसकी बातचीत बेहतर नहीं है तो वो उससे जुड़े वीडियोस देखता है। फिर उसकी वो चूंकि आपने खाला के लड़के के साथ उसकी तुलना की, वो माँ बाप की तुलना आपके साथ कर रहा है कि यार इंग्लैंड का पीटर है, इसके तो माँ इससे इतना प्यार कर रही है, इसकी तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि वो नहीं कर सकता है। फर्क इतना है, कम्युनिकेशन पे आपका कब्जा है,